नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूं अजिता। कल नया बजट आया है। आपने देखा किस तरह से बजट आने के बाद लोगों में उथल पुथल सी है। लोग क्या कुछ देख रहे हैं, किस तरह से इस बजट को लेकर उनके मन में कई सारी सवाल, कई सारे कमियां जो उनको इस बजट में दिख रही हैं। आपको सीधे लेके चलते हैं विवेकानंद पार्क में कि लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूँ विवेकानंद पार्क में। पीछे विवेकानंद का स्टैचू, नीचे कुछ लोग मौजूद हैं। बजट पेश कर दिया गया है। बजट में क्या है खास, आज बात इसको लेकर। बजट में क्या है खास? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 8 साल से देश के लोगों को गुमराह कर रही है, जुमले बता रही है, झूठ बोल रही है, उस तरह से कल फिर से निर्मला सीतारमण ने देश के लोगों को निराश किया। भारत के संविधान की धारा 112 कहती है कि जब केंद्रीय बजट पेश हुआ करता है तो उसमें विपक्ष को विश्वास मिल जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिस तरह रोकूंगा। अगर आप कह रहे हैं बजट को विश्वास में लिया जाता है जब बजट पेश किया जाता है, जब बजट पेश हो रहा था 2 घंटे के दौरान एक भी शख्स ने वहाँ पर चूं से चा नहीं किया, किसी भी तरीके का विरोध प्रकट नहीं हुआ। सब ने इत्मीनान से उस बजट को सुना है। ये आप नहीं कह सकते कि बजट में कोई भी गड़बड़ी हुई थी संसद के अंदर। पहले मेरी बात पूरी बोलिए। पूरी बात जब आएगी तब लोगों को समझ में आएगा। विश्वास का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बड़े विषय पे चर्चा करें, जब आप घोषणा करें कि हम 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की रोड बढ़ाएंगे, हम 300 नई वंदे मातरम ट्रेन चालू करेंगे और पूरे के पूरे चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तो उसके पहले विपक्ष के बड़े नेताओं से बैठ के मशविरा करने की परंपरा रही इस लोकतंत्र के अंदर। तभी लोकतंत्र की शुचिता स्थापित होती है। लेकिन ये जिस तरह से मोदी सरकार आने के बाद एक तानाशाही रवैया अपनाया गया और लोकतंत्र की हत्या रोज की गई, उसकी कल एक वानगी थी। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि लोगों को आप कब तक गुमराह करेंगे, कब तक लोगों को मंगूरी लाल के हसीन सपने दिखाएंगे। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था तो खोखली होती ही है। जो मैसेज जाता है अंतर्राष्ट्रीय देशों में, उससे ये जाता है कि हमारे यहाँ का जो विपक्ष है उसकी कोई भूमिका ही नहीं रहेगी। फिर से रोकना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मैसेज जाता है, मैसेज देता है सेंसेक्स जिस तरीके से आगे बढ़ा है उसने ये मैसेज दिया कि बजट बेहतर है। मैसेज सेंसेक्स देता है। सेंसेक्स पे बैठे लोग कौन हैं? आज 5 लोगों के हाथ में देश की सरकार चल रही है। जो राहुल गांधी जी लगातार ये बात आपकी ठीक नहीं। क्या कहेंगे बजट को लेकर आप? आ रहा हूँ वापस। देखिए, जिस प्रकार का बजट आया है, देश की जनता अपने आप को अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि किसी भी प्रकार से जनता के हित में ये बजट नहीं है। विनोद जी नमस्कार। मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। ब्रजेश जी, आपसे इत्मीनान से बात करूँगा। बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया क्या है अब आपकी? 1.5 घंटे का उबाऊ भाषण था निर्मला सीतारमण का, जिसको पूरे देश की जनता ने सुना। शुरुआत करूँगा, 2 मिनट लूँगा। पहले भी बजट आते थे और बजट जब आते थे तो लोगों को ये रहता था कि इसमें क्या बढ़ा और क्या घटा। अब जब 2014 के बाद दूरगामी बजट आने लगे, जब जिसका मतलब कि दूर दूर तक आम आदमी का कोई उसमें सारोकार नहीं होता, तो ये देखा जाने लगा कि इस बजट में अब क्या बचा और कितना रह गया, शेष रह गया। आप ये बताइए, 2 साल से लगातार इस भारत देश में कोरोना की जैसी महामारी चल रही थी। आम आदमी इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 37 करोड़ लोगों की बढ़ गई। जब 37 करोड़ और ज़्यादा BPL के लोग हो गए तो उनको एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो कुछ ना कुछ अच्छा काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या अच्छा काम की पता है आपको? कारपोरेट टैक्स 18% से घटा करके 15%। कारपोरेट टैक्स आ रहा हूँ। पूरी बात नहीं होगी तो हाँ, चलिए। 18% से 15% कर दी। अब ये कहते हैं कि हमने इनकम टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया। मैं कहता हूँ तुम इनकम टैक्स स्लैब बढ़ा देती, पर इनकम टैक्स देने वालों की संख्या तो बढ़ा देती। आम आदमी भी मेरे साथ मौजूद है, मैं भी आपसे पूरी बात करूंगा। आम आदमी की नज़र से आप कैसे देखते हैं, बजट को कैसे आंकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो मेरा एक आकलन है, अपना व्यूज़ है कि कोई भी बजट 100% परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम किसी एक फील्ड को यदि राहत देते हैं तो हमको निश्चित तौर पे दूसरी फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ कटौतियाँ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर हम देखें कि पिछले 2 सालों में, 2 वर्षों में हमारी जो इकनॉमी थी, एक हमारे देश की इकनॉमी नहीं बल्कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं उनकी भी इकनॉमी सफ़र की है। और हमारी जो स्थिति थी, हमारी जो अर्थव्यवस्था
थी आज से 2 साल पहले या 1.5 साल पहले, जो कोरोना के कारण बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी। आज हमें खुश होना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है वो फिर से पटरी पर आ रही है। सामान्य आदमी का कहना है कि अर्थव्यवस्था जो 2 साल में कोरोना की वजह से गड़बड़ हुई थी वो कुछ पटरी पर आई है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बजट अच्छा नहीं है, बजट में ये कमी है, बजट में वो कमी है। तो विपक्ष के नाते आप, कोई भी सरकार जब कोई भी विपक्ष में होती कोई पार्टी, तो कभी खुश नहीं होती। फिर भी बजट को लेकर आपकी बात अधूरी रह गई थी। पहले तो अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए जावेद भाई, बड़ी स्पष्ट बात है। मैं आपसे 3 बिंदुओं पे बात करना चाहूँगा। पहली बात ये कि इस बजट में किसानों को जो है निराश किया है, मज़दूरों को निराश किया है, देश के युवाओं को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है। एमएसपी को लेकर के सरकार ने फिर से भ्रांति की स्थिति उत्पन्न कर दिया, जिस तरह की बातें आई सामने। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कब तक लोगों को झूठे सपने दिखाएंगे। आज की जनरेशन बहुत हाईटेक है। आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी में जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं उनसे पूछिए, उनका प्रैक्टिकल ज्ञान 0 सन्नाटा होता है। तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए था देश के वित्त मंत्री को। तीसरी बात ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर तब मजबूत होता है जब और जितनी सरकार की इकाइयाँ हैं या सरकार का जो भी आइसोमेट्रिक प्लान हो वो बहुत स्पष्ट हो। वो कहीं बहुत स्पष्ट नहीं हुआ। सरकार ने जितने आंकड़े दिए वो पर्याप्त नहीं थे, जितनी बातें बताई कहीं वो पर्याप्त नहीं थी। हम समझते हैं कि होम मंत्री, गृह मंत्री ने या वित्त मंत्री ने जब भी कोई इस तरह का प्रयास किया या बजट लाया, उसके पहला पूरा होमवर्क नहीं किया। अगर ये होमवर्क कंप्लीट होता तो बहुत सी चीज़ें आ सकती थी, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को जोड़ा जा सकता था। होमवर्क हाँ, रही बात अल्पसंख्यक समाज को, हमारे देश का अल्पसंख्यक समाज दुखी हुआ है इस बजट से। नहीं, ये अभी अपन बजट पे ही बात कर रहे हैं। अभी आपके पास मैं फिर से आ रहा हूँ। बजट पे लेके बहुत सारी बातें आप अभी कह रहे थे, आप बहुत ज़्यादा निराश हैं। निराश होने की कोई ठोस वजह? ठोस वजह हमारी सबसे बड़ी चीज़ है रोज़गार और किसानों पर जो यूपी में लाठियां भाजी जा रही हैं। किसानों पर जो यूपी में लाठियां भाजी जा रही, उसको लेके आप काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए, उन किसानों के लिए इस बजट में क्या फ़ायदा है उनको? किसानों के लिए कुछ भी नहीं। किसानों की बात कर रहे थे अभी भाई जो बगल में खड़े थे। बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। एमएसपी के लिए रकम काफ़ी बढ़ा दी गई है। कम कर दी। किसानों को MSP के लिए रकम खुश कम कर दी। करने की सरकार ने बहुत कोशिश की है, लेकिन आप लोग खुश होने के लिए तैयार नहीं। क्यों? 13% कम की। ऐसा है जावेद भैया, किसानों के लिए उन्होंने यही बढ़ा है कि 750 किसान शहीद हो गए। हाँ, उनको लगता होगा कि 7000 लोग किसान शहीद हो जाएं। यदि उनके दिमाग में ये प्लान होगा कि 750 कम शहीद हुए, क्योंकि उन्होंने, आपको याद होगा कि राज्यपाल मलिक से कहा कि किसान मर रहे हैं, मरने दो, इससे हमारा क्या, हमारी भाजपा के थोड़ी हैं। तो किसान और ज़्यादा मरे और ज़्यादा शहीद हों, भारतीय जनता पार्टी का प्लान है। भाजपा ने हमारे छात्र युवाओं के लिए कुछ नहीं रखा, किसानों के लिए कुछ नहीं रखा। और हम तो रीवा के हैं, बड़ी बड़ी बात ना करें। हमारे रीवा के लिए इस बजट में क्या मिला? 8 तो भाजपा के विधायक हैं, लगातार सांसद है, और एक ऐसा केंद्र की सरकार है। रीवा के मायने पे मत देखिए, पूरे देश का पूरे। और आज बताइए, देखिए क्या है, जो जीडीपी है, मेरे पास जो सामान्य आदमी पढ़ा लिखा जीडीपी है, मैं बता रहा हूँ, जो कोरोना संक्रमण काल में जब ये जीडीपी हमारी गिरी है, आज अपन यदि आंकड़े उठाकर देखें, नोटबंदी उससे पहले की घटना है, तो हम यदि आंकड़े उठाकर देखें तो जीडीपी आज हमारी वहीं पर पहुंच गई है जहां पे हमारे संक्रमण काल के पहले थी। ये बहुत बड़ी बात कहेंगे होती है आप? किसी भी इकोनॉमी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के सामने तो इस देश का कोई भी व्यक्ति अपने आप को टिका नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इस देश में इतना झूठ बोलते हैं कि कहते थे गणेश जी दूध पी रहे थे, उस दिन लोगों को, माताओं को, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूध नहीं बचा था। ये लोग कहते हैं कि जब इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी तब हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एटम बम बना लिया था। इन चीज़ों पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, हम बजट पर बात करना चाहेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि आप दिव्या स्वप्न वही दिखाइए जो यथार्थ में धरातल हो। विनोद भाई ने ठीक कहा, आप मुझको बता दीजिए सूचकांक की आप बात करते हैं, क्या सूचकांक की स्थिति है? अंबानी अडानी लोग जो सूचकांक चलाते हैं उसका देश चल रहा है। समाज का अंतिम छोर का व्यक्ति, हमारे समाज का अल्पसंख्यक समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, अनुसूचित जात जनजात समाज, उनके दर्द, उनकी पीड़ा, उनकी मानसिकता को समझने की कोशिश नहीं किया सरकार ने एक स्लेट बत्ती लिया और उस पर कोरे कागज की तरह लिख दिया गया और कह दिया गया कि साहब ये है देश का बजट। सरकार ने, अंतिम बात मैं इस 2 लाइन से खत्म करना चाहूँगा। मैं आ रहा हूँ आपके पास, अंतिम कमेंट्स लेने आऊँगा। सरकार ने कोरे कागज पर एक लाइन खींच दी और कह दिया यही बजट है।
अंतिम कमेंट्स के लिए मैं आ रहा हूँ, अंतिम शब्द क्या एक लाइन में क्या सोचते हैं बजट को लेकर? इसमें सबसे बड़ा फायदा कारपोरेटरों को दिया गया है। कारपोरेटरों को फायदा, कारपोरेटरों को जो 15% टैक्स था ठीक। उसको घटाकर 7% कर दिया गया। बताइए। अंतिम शब्द केवल यही बोलूँगा कि मोदी सरकार को भी एक बार और बजट पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद इस देश में कभी भी भाजपा के द्वारा कोई भी बजट नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे बोला जा रहा है कि कॉरपोरेट जगत को प्रेफरेंस दिया गया, ऐसा नहीं है, घरेलू उद्योगों को प्रेफरेंस दिया गया है। बताइए। अंतिम शब्द मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में निर्मला सीतारमण जी का यह बजट देश के उन 5 पूंजीपतियों का बजट है जो देश को गुमराह करने का काम करते हैं, देश को मिथ्या स्वप्न दिखाने का काम करते हैं, समाज को अंधी दिशा में जाने का कार्य करते हैं। इस पंथ के साथ कि गरजते शेर आए, सामने से भेड़िए आए, नखों की तेज दांतों को बड़ा तीखा किया आए, मगर परवाह क्या, हो खड़ा जा तो उतान कर उसको, छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार से साथी, छिपी जो हड्डियों में आग सी तलवार से साथी। छिपी जो बजट को लेकर हमारी गर्मा गर्म आप बहस देख रहे थे। मैं अपने दर्शकों को भी कुछ बातें बता दूं। वंदे भारत ट्रेन 400 चलाने का इस बजट में फैसला है, लेकिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। 15 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। हर हफ्ते एक ट्रेन, आज तक केवल 2 ट्रेनें वंदे भारत के नाम से चल रही हैं। एक चलती है दिल्ली से बनारस और दूसरी चलती है दिल्ली से, अब जो इन्होंने कश्मीर बना दिया है आगे तक, वैष्णो देवी तक। 2 ट्रेनें ही ये आज तक चला पाएँ। 400 ट्रेनें किस तरीके से चलेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही ढेर सारे आंकड़े हैं, आंकड़ेबाजी का खेल है। हकीकत में बजट कुछ भी नहीं है। कुछ इस तरीके की बातचीत निकल कर इस बजट को लेकर सामने आई है। हम इस मुद्दे पर अभी और भी बातचीत करेंगे क्योंकि मामला ताज़ा ताज़ा है, और भी लोगों से बात करेंगे बजट को लेकर, और भी जो निकल कर आएगा हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।